अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। टुडे वी आर टॉकिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, जिसमें हम हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे थे। वो था चैप्टर 17, और चैप्टर 17 में ही हैं हम लोग, जिसमें हम पार्ट 2 बात करने वाले हैं, यानी नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट में हमारा बच रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट। सो एस ब्लॉक एलिमेंट, चूँकि आपका जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर 3 है, जो कि मॉड्यूल 2 में आता है, वो एक्चुअली इन्होंने दे दिया है किस चीज़ में, वो चला गया है टीएमए में चला गया। तो टीएमए में जाने की वजह से जो है आप उसको पढ़ेंगे नहीं, फिर भी उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसका वीडियो मैंने बनाया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, आप एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। छोटा सा वीडियो है, एक ही पार्ट है केवल उसका, तो उसी का पार्ट हम एस ब्लॉक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पूरी केमिस्ट्री जो आप पढ़ते हैं, हाइड्रोजन से लेके हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, राइट, तो 116 या 118 जो भी आप पढ़ते हैं, उनको सीरीज बाय सीरीज तो अरेंज है ही है, साथ में एक टेबल में अरेंज किया गया, डेट इज कॉल्ड पीरियडिक, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। वी से दैट दिस इज द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। और इस टेबल में सबसे पहले जो है उसको डिवाइड किया गया, जैसे एस ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, पी ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, डी ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एफ ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, और हर ब्लॉक के बारे में कुछ हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं, कैसे हैं। तो आज हमें जो पढ़ना है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको क्लू दे देता हूँ कि जो क्लासिफिकेशन इनका इस तरह से है, ये वाला, इसमें 2 ग्रुप आते हैं, ये वाला एस ब्लॉक होता है, ये वाला एस ब्लॉक होता है। इसके अलावा एक पार्ट और 2 पार्ट छोड़ के यहाँ से जो आता है और फिर यहाँ से जो कनेक्ट होता है इनका ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा पी ब्लॉक होता है इनका, ये हिस्सा पी ब्लॉक होता है, और बीच में जो हिस्सा होता है ये डी ब्लॉक होता है, ठीक है। और नीचे जो होता है एक जो नीचे होता है ये वाला 2 लाइन करके इस तरह से होता है, ऐसे कट 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 ऐसे करके होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक बोलते हैं। इसको हम सबके बारे में पढ़ेंगे, इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, चलिए एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो इस तरह से पूरे पीरियडिक टेबल को इस तरह से कैटेगराइज किया गया है, इसको बांटा गया है, और बारी बारी से जो है हम हर किसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एस ब्लॉक में आप देखेंगे कि एस ब्लॉक में केवल देखो टोटल जो ग्रुप है 18 ग्रुप में बांटा गया। 18 में जो देखेंगे हम पढ़ने वाले ग्रुप 1 के बारे में, ग्रुप 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। 13 से यहाँ स्टार्ट हो जाता है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। बाकी आप यहाँ देखेंगे 1 और 2 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 से लेकर 12 तक हो गया, ये वाला 3 से 12 तक डी ब्लॉक में आ जाता है। डी ब्लॉक से ही कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एडजस्ट नहीं हो पाया था, तो वहाँ से फिर हमने ए ब्लॉक निकाला, और ए ब्लॉक में लेंथिसाइड और रेक्टिनाइड लेके हमने यहाँ पर एक नाम है उसको हमने डाल दिया। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है ये वाला, हम ये एस ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एस ब्लॉक को अगर मैं पिक्चर बढ़िया से क्लियर करूँ, इसको मिटा देता हूँ और सीधे एस ब्लॉक पे आता हूँ, और आपको बेटर समझ में आए इसके लिए मैं अगर साइड में बनाऊँ, तो देखिए एस ब्लॉक में ना कुछ इस तरह से ब्रेक किया गया है। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, और साइड में बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसमें आप देखेंगे 2 पार्ट इसमें बनाया है इन्होंने। कितने पार्ट्स बनाया है? 2 पार्ट्स बनाया है। तो यहाँ मैं 2 पार्ट्स बना देता हूँ, यहाँ पे साइड में बनाता हूँ। तो 2 पार्ट्स में यहाँ पर कैसे बनाया है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है सोडियम, लीना का रिबन किसने फाड़ा, ठीक है। तो हम जनरली CS तक ही पढ़ेंगे, CS तक ही होता है। FR का तो FR इसमें फ्रांसियम आता है, लेकिन इसके बारे में हम नहीं सिलेबस में दिया, यहीं तक हम जानेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके, हालांकि है आगे, लेकिन हम पढ़ेंगे यहीं तक, और इसको इस तरह से हम लोग इसको काट देते हैं। तो ये ग्रुप 1 हो गया और ये ग्रुप 2 हो गया। तो ग्रुप 1 में आपको साफ साफ दिख रहा है क्या है, और ग्रुप 2 में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ग्रुप 2 में हो जाएगा बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाजा। ये आपका क्या हो गया, ग्रुप 2 हो गया यहाँ पे। सो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आपके सामने लिखा गया है, मैंने लिख दिया ग्रुप 1 ग्रुप 2 को। सो यहां पर आप देखेंगे ध्यान से,
तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी और वो आपको समझना है। वो चीज़ें समझ गए तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, राइट। देखिए यहाँ पर क्या है, हम ऐसे बात करते हैं टॉप टू बॉटम, ऐसे बात करते हैं। हम किस में बात करेंगे, टॉप टू, सेपरेट पढ़ेंगे हम लोग इधर पीरियड में नहीं जाने वाले। 7 पीरियड होता है। देखिए 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, एक ऊपर हाइड्रोजन का पोजीशन दिया और एक नीचे जो मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हम लोग अभी 5 की बात कर रहे हैं, सेकंड पीरियड से लेकर 6 पीरियड तक बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ध्यान से देखिएगा। सोडियम का 11 होता है, उसी तरह से पोटासियम का 19 होता है, ऐसे करके बढ़ता जाता है। तो ये एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब होता है कि सीधा उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। जैसे अगर लिथियम का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो लिथियम का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा N+P और यहाँ पर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसके बाद यदि मैं सोडियम पे आ जाऊंगा तो N+P 1, ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 और अगले वाले में चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पोटासियम में आऊँगा तो आप देखेंगे N+P 1 KLM। तो इस तरह से आप देखेंगे नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ता जाता है। तो हम ये बात देखते हैं कि यहाँ पर कितना था, K था, L था, यहाँ K था, L था, M था, यहाँ हो गया KLMN। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जा रहा है। इसको मैं पूरा ही कर देता हूँ, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जा रहा है और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाने की वजह से क्या हो रहा है, साइज बड़ा हो जा रहा है। जब साइज बड़ा हो रहा है तो एक बात तो पक्का है कि जब हम टॉप से बॉटम आएंगे बच्चों, जब भी हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो साइज बढ़ा पाएंगे हम लोग, और साइज बढ़ा पाएंगे तो यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी जो है आपको निखर कर सामने आ जाएगी। जैसे देखिए ये होता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ग्रुप 1 के बारे में, सेम चीज ग्रुप 2 के बारे में भी सेम फंडा हम काम करेंगे, राइट। और उसके पहले कुछ बता दूं आपको, ग्रुप 1 को हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं और ग्रुप 2 को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। 12th के बोर्ड एग्जाम में, खुद मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछा था ऑब्जेक्टिव में। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पूछेगा कि अल्कली मेटल्स किसे कहते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल किसे कहते हैं। अभी मैं आपको 2021 का केमिस्ट्री का पेपर सोल्व करवाऊंगा, वीडियो आज शूट कर दूंगा तो आज शाम तक वो अपलोड हो जाएगा। सो उसमें भी बहुत ट्रिकी टाइप के जो है आपसे 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, साइज बड़ा होता जा रहा है। साइज बड़ा होने से क्या हो रहा है, आप एक चीज ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखिए बीच में होता है प्लस चार्ज, और यहाँ देखिए यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखिए और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की दूरी इतनी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ गया, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की दूरी और ज़्यादा बढ़ गया। तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते जाते हैं वैसे वैसे ये सेंटर से जो आपका सेंटर से आप देखिए खिंचाव होता है ना, ये इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है। सेंटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो अगर छोटा होगा यानी नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे तो क्या होगा, छोटा होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात समझो, छोटा है, बीच में प्लस है, ऊपर माइनस है साइड में, तो माइनस और प्लस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आएंगे, क्या इलेक्ट्रॉन निकलो यहाँ से, तो कहेगा हम थोड़ी निकलेंगे, हमारे अच्छी जान पहचान है सेंट्रल मिनिस्टर से, सेंटर से काफ़ी ज़्यादा, आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन जब उसके नीचे सोडियम के पास आएंगे तो आप देखेंगे पहले ये इलेक्ट्रॉन किस में, एल सेल में था, अब सीधे एम सेल में पहुंच गया, यानी कि सेल ही क्रॉस कर गया, अब अगले नेक्स्ट सेल में आ गया, तो दूरी बढ़ गई है। तो लिथियम के मुकाबले सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, उसी तरीके से सोडियम के मुकाबले पोटासियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, क्योंकि दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। और आप मुझे एक बात क्लियर बताओ, मेटल की क्या प्रॉपर्टी कहती है, व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक प्रॉपर्टी। एक अच्छा मेटल किसे कहते हैं, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, हेलो, जो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, रिमूव कर सके, उसी को हम लोग अच्छा मेटल कहते हैं, राइट। समझ में आ रहा है आपको, तो अच्छा मेटल उसी को कहते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, उसी को हम लोग अच्छा मेटल कहते हैं। तो अगर मैं मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो आप क्या देखेंगे, मेटालिक प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि भाई लिथियम में तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा टफ है, लेकिन सोडियम में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्यों आसान है, चूंकि सेंटर और इलेक्ट्रॉन के बीच की, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट शेल इसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल के बीच की दूरी बढ़ गई है, तो यहाँ साइज बड़ा हो गया है, तो यहाँ निकालना आसान है। नहीं, जैसे जैसे नीचे की ओर आप पाएंगे, जैसे लिथियम से ज़्यादा मेटालिक कौन सा होगा, पोटासियम से ज़्यादा मेटालिक कौन सा होगा,
सॉरी सोडियम, सोडियम ज्यादा मेटालिक कौन होगा? पोटासियम, पोटासियम ज्यादा मेटालिक कौन होगा? रुबिडियम, रुबिडियम से ज्यादा मेटालिक कौन होगा? सीजियम। तो जैसे जैसे आप नीचे की ओर आएंगे ये मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता जाएगा। एक चीज और आपको समझने की बात है कि जब सिंपल इलेक्ट्रॉन का फंडा दिमाग में रखना है, यानी ऊपर वाले से जैसे नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। बस इतनी बात अगर आपके दिमाग में समझ में आती है तो मैं इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप देखेंगे कि इनके जितने भी आउटरमोस्ट सेल है सब में ग्रुप 1 में यानी अल्कली मेटल्स में एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप लिखोगे तो NS1, N की जगह आप कुछ वैल्यू आ जाएगा अलग अलग का, 3s1, 4s1, 2s1 ऐसे करके जो है इनमें आप देखेंगे कि इनका जो है क्या हो जाता है, NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जबकि ग्रुप 2 का आप देखेंगे तो NS2 हो जाता है। सो यहां से आप देखिए, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं ग्रुप 1 वाले का तो कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। +1 क्योंकि जो चार्ज होता है, चार्ज कैसे पता चलता है? देखिए लिथियम हो, सोडियम हो, पोटासियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, ये ज्यादा एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेंगे, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन पे जो चार्ज डेवलप होगा वो +1 चार्ज डेवलप होगा। जैसे अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कैसा बना देगा? एक इलेक्ट्रॉन देके एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा अगर, तो Na+ बना देगा। समझिए मेरी बात को, तो Na+ बना देगा, या लिथियम Li+ बना देगा। तो इन पे जो चार्ज डेवलप होगा वही हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर जो है ग्रुप 1 वाले की बात कर लूँ, ये ग्रुप 1 वाले की बात कर लूँ, तो ग्रुप 1 वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखिए एटॉमिक या आयनिक रेडियाई की बात करते हैं, तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हैं, जैसे टॉप से बॉटम आते हैं, क्या देख रहे हैं? आयनिक रेडियाई इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो हम देखते हैं लिथियम से बड़ा सोडियम का होगा, सोडियम से बड़ा पोटासियम का होगा, पोटासियम से बड़ा रुबिडियम का होगा, रुबिडियम से बड़ा सीजियम का होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि एटॉमिक या आयनिक रेडियाई जो है वो क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? तो बढ़ने का कारण है कि साइज बड़ा होता जा रहा है। साइज बड़ा होने की वजह से क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सेल्स ऐड होते जा रहे हैं, नए नए सेल्स ऐड होते जा रहे हैं। सो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल की दूरी बढ़ रही है, यानी कि उसका एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है। थर्ड चीज देखेंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है बच्चों? आयनाइजेशन इंथैल्पी की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अगर किसी से निकालना हो, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन हो और मुझे आपके यहाँ से निकालना हो, तो उसी को बोलते हैं, जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। जैसे अगर मान लो कोई रात के समय में कई लोग होते हैं जो चैन स्नैकर होते हैं, या मान लो कोई नशेड़ी लोग होते हैं या बदमाश टाइप लोग होते हैं जो आपका मोबाइल, पर्स वगैरह पैसे छीन लेते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक हट्टा कट्टा पहलवान आदमी के यहाँ से उसका जो सामान निकालना, उसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या कम एनर्जी देनी पड़ेगी? ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी आसानी से तो वो देगा नहीं। लेकिन कमजोर व्यक्ति होगा तो कम एनर्जी में ही अपनी सामान को सरेंडर कर देगा, कहेगा भैया ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पहले जाने तो जहान है। तो यहाँ पर क्या होगा? सेम फंडा है आयनाइजेशन इंथैल्पी का। लिथियम जो है, लिथियम के यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो लिथियम का आउटरमोस्ट सेल है और न्यूक्लियस है, इसके बीच का डिस्टेंस कम है, इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो इसीलिए जो है आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा। ज़्यादा एनर्जी देंगे तो निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही सोडियम में आएंगे तो उतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि अब थोड़ी सी एक नए सेल्स ऐड हो चुका है और आउटर मोस्ट सेल में बीच की दूरी बढ़ गई है, तो थोड़ा सा अट्रैक्शन कम गया है फोर्स का। तो यहाँ से बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं एज कंपेयर टू लिथियम। समझ में आ रहा है मेरी बात? उसी तरीके से अगर आप पोटासियम में आएंगे तो और दूरी बढ़ चुकी है। तो आप देखिए जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, लिथियम का सबसे ज्यादा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद सोडियम का है, मतलब जैसे जाएंगे घटते जाएगा, ऊपर से नीचे घटते जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब सारा खेल इलेक्ट्रॉन का ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब बात हम लोग करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब सीधा सिंपल मतलब बताते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम किसी के दो एटम्स की बात करते हैं, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है अपनी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखना, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करना, जब अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल मतलब होता है कि ये मेटालिक कैरेक्टर जो है आप देखेंगे कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेटालिक कैरेक्टर कम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली ऑक्सीजन का होता है, क्लोरीन का होता है, सल्फर का होता है, जो नॉन मेटल होते हैं। यानी कि अगर नॉन मेटल का कैरेक्टर बढ़ेगा तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। सिंपल सा फंडा हो गया यहाँ पर। और ऐसे बोलेंगे कि अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो लिथियम का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हम देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन
नॉन मेटालिक कैरेक्टर की हम बात करें, हालांकि ये नॉन मेटल नहीं है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे वो घट रहा है। सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर लिथियम के अंदर ही होगा, क्योंकि ये इसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लिथियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सोडियम हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इसके अपने वाले में, तो सोडियम है, फिर आपका पोटासियम है, रुबिडियम है, फिर सीजियम है। मेटालिक कैरेक्टर तो पहले ही मैंने क्लियर कर दिया, जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर आप आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, इंक्रीज करता जाएगा, यानी कि लिथियम से ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर सोडियम होगा, सोडियम ज्यादा पोटासियम होगा, पोटासियम रुबिडियम, फिर होगा सीजियम। क्यों भाई ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैंने बोला ना, जो जितना इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जितना इजिली इलेक्ट्रॉन को दे देगा, वो उतना अच्छा मेटल होगा। तो इसीलिए हम मेटल्स में इस तरह की हम बात करते हैं, राइट। उसी तरह से अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या, किसी चीज को पिघलाना हो या किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना हो, तो उसको हम लोग उस जो टेम्परेचर हम लोग देते हैं उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं और उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो देखिए, अगर किसी के बीच स्ट्रांगली कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है और उसके बीच इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है, तो वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बॉन्डिंग मजबूत है। उस बॉन्डिंग, जितना ज़्यादा बॉन्डिंग मजबूत होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा वो। तो आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा आप लगाइए कि लिथियम के यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल था, यानी लिथियम ऑटोमेटिक अपने आप में ही देखेंगे तो एक ऐसा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है जहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसीलिए आप देखेंगे इसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो हम यहाँ से थोड़ा ढील पड़ जाता है, और यहाँ आएंगे थोड़ा ढील पड़ जाता है, साइज बड़ा हो जाने की वजह से, एटॉमिक रेडियाई बड़ा हो जाने की वजह से। रेडियाई एक प्लूरल शब्द है, रेडियस का ही रेडियाई प्लूरल होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, डबल आई कैसे लिख दिया आपने, ठीक है, रेडियस का रेडियाई होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे लिथियम का ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, उससे कम किसका होगा, फिर सोडियम का, उससे कम किसका होगा, फिर पोटासियम का, उससे कम फिर रुबिडियम का, उससे कम फिर सीजियम का। डेंसिटी की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मैंने डेंसिटी की हमेशा चर्चा करता हूं, कहता हूं कि देखिए, कम स्पेस में ज्यादा पार्टिकल आ जाए, ज्यादा मास आ जाए, उसी को बोलते हैं डेंसिटी, हाई डेंसिटी। जैसे कि लोहे का बाट जो कि तराजू पर हम रखते हैं, तो उसमें देखेंगे इतना छोटा होता है, 1 किलो का होता है। इतना ही रुई लेंगे तो रुई और लोहे के बाट में क्या फर्क है, लोहे के बाट में इतना ही स्पेस में इतना ज्यादा पार्टिकल घुसा हुआ है कि इसको किसी को मार दिया जाए सर फट जाएगा, लेकिन रुई के अंदर इतनी पार्टिकल नहीं है, इसलिए वो हैवी नहीं है। तो वॉल्यूम और मास दोनों डिपेंड करता है, इसलिए डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो आप जैसे जैसे इस तरह से आप देखेंगे डेंसिटी में, तो आप देखेंगे कि देखिए लिथियम से ज्यादा डेंसिटी सोडियम का होना चाहिए। ये डेंसिटी का ग्राफ आप देखेंगे ध्यान से, तो डेंसिटी वाला ग्राफ यहाँ पर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे से आप आएंगे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज करता है। देख रहे हैं, लिथियम फिर सोडियम लिख रहा है, ये लिथियम लिख रखा है, फिर सोडियम दे रखा है, सारी चीज़ें दे रखी है यहाँ पर। तो डेंसिटी का ये थोड़ा पैटर्न है जो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा एक्सेप्शन होता है जो आपको थोड़ा समझना पड़ता है कि ये थोड़ा एक्सेप्शन में आ जाता है। इसलिए जो डेंसिटी के मामले की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इस डेंसिटी में आप ध्यान से देखेंगे इसका जो ट्रेंड जाता है, लिथियम होता है, फिर पोटासियम होता है, फिर इसका क्या होता है, सोडियम होता है, रुबिडियम होता है और सीजियम होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सेप्शन वाली चीज़ें याद रखनी है। और इसमें ऐसा होता क्या है, तो यहाँ पर पोटासियम का थोड़ा सा अनयूजुअल इंक्रीज होता है एटॉमिक रेडियाई, ऐसा जो है, ऐसा कुछ सिलेबस में दिया हुआ है, उसके हिसाब से होता है। तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना, आपको केवल ये पैटर्न हल्का सा एक्सेप्शन ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक्सेप्शन है पोटासियम का, ये वाला एक्सेप्शन है। फ्लेमेशन कलरेशन की अगर हम बात करते हैं, कलरेशन की बात करते हैं, तो लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, ये याद रखने वाली, क्रिम्सन रेड हो गया, सोडियम येलो हो गया, जब जलाएंगे जो फ्लेम निकलेगा वो पेल वायलेट, वायलेट, वायलेट। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जो पैटर्न आपने ग्रुप 1 में सीखा है, सेम पैटर्न फॉलो होगा, सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो होगा ग्रुप 2 वाले का। यानी अगर आप ग्रुप 2 वाले का पैटर्न फॉलो करवाना चाहते हैं कि भाई ग्रुप 2 वाले का ही पैटर्न फॉलो होना चाहिए यहाँ पे, तो अगर यहाँ ग्रुप 2 में लिख दूं, यहाँ पर ये हो गया ग्रुप 2, तो आप देखेंगे यहाँ ग्रुप 2 वाले में क्या हो जाएगा, सेम जैसे कि हम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए कोई रटना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर साथ साथ मैंने आपके बनाया था, अलग अलग इसलिए मैंने नहीं बनाया था ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ इसका सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएगा। देखिए
अब आउटर मोस्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि NH2 बनाया गया, ये NH2 है, यहाँ पर सबका +2 चार्ज +2 आने वाला है। यानी अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे देंगे किसी को तो इस पर चार्ज कितना बनेगा, +2 वाला चार्ज बनेगा। एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे, सेम फंडा चलेगा भाई, जैसे कि इधर चल रहा था वैसे इधर चलेगा, सेम फंडा। जैसे वहाँ Be है यहाँ पर तो Be हो गया, Be से ज़्यादा कौन हो जाएगा, Mg हो जाएगा, Mg मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम ज़्यादा स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम ज़्यादा बेरियम, ये फंडा अपना चलेगा। मतलब ये क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम बात करते हैं तो ये भी सेम फंडा, यानी कि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस की और जो आपका आउटर मोस्ट शेल का बहुत ही कम है। तो जो चीज़ आपने समझा ग्रुप 1 का सेम ग्रुप 2 का, खाली एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया आउटर मोस्ट शेल में, बाकी सब तो वही है। तो यहाँ पर सेम फंडा हो जाएगा, Be का ज़्यादा, फिर Mg, फिर Ca, फिर Sr और फिर Ba। तो ये हो गया आपका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम फंडे पे काम करेगा, जैसे कि इसका पैटर्न था वैसे इसका पैटर्न जाएगा, सेम पैटर्न। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर आप एक समझ जाते हैं दूसरा भी बड़े आराम से समझ जाते हैं। अगर आप मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये भी ईजी है, जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, और जितना इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उतना बढ़िया मेटल होगा, उतना बढ़िया मेटल होगा। यानी जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। सो डैट मीन व्हाट, बेरिलियम से ज़्यादा मेटालिक मैग्नीशियम होगा, उससे ज़्यादा कैल्शियम होगा, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्शियम, उससे ज़्यादा बेरियम होगा। इसके अलावा अगर आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सेम आप इसको फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि ये फॉलो हुआ वैसे भी आप इसको फॉलो कर लीजिए, एक समझ गए, बाकी और ईजी हो जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं, कहाँ गया मेटालिक कैरेक्टर, बात हो गया, ये भी बात हो गया। डेंसिटी की बात करते हैं। देखिए डेंसिटी में होता क्या है कि अगर हम ऐसे बढ़ते हैं, यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की ओर हम लोग जब जाते हैं, ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की ओर हम लोग जब जाते हैं तो क्या डेंसिटी में क्या ट्रेंड होता है, जब ऐसे लेफ्ट टू राइट पूछेगा तो देखिए टॉप टू बॉटम तो हम बात पढ़ ही रहे हैं, ये टॉप टू बॉटम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब लेफ्ट टू राइट पूछेगा तो लेफ्ट टू राइट में आप क्या देखते हैं, लेफ्ट टू राइट में जहां इधर वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में और जहां उधर 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया है, डैट मीन व्हाट, आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा पाएंगे कि थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है ग्रुप 2 वाले का ग्रुप 1 के मुकाबले। जैसे पूछेगा सोडियम और मैग्नीशियम, लेफ्ट टू राइट, सोडियम का ज़्यादा होगा डेंसिटी या मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 उसमें क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डबल उसमें लग रहा है। उसी तरीके से अगर आपसे पूछे पोटासियम और कैल्शियम में तो कैल्शियम का ज़्यादा डेंसिटी होगा, पोटासियम का कम होगा। बाकी पैटर्न फॉलो कर, इसमें कोई वो नहीं होता है, ये सिंपल फॉलो होता है, जैसे कि फॉलो आप करते हैं, जैसे कि Be हो गया, Mg हो गया, Ca हो गया, फिर Sr हो गया और ये Ba हो गया, इस तरह से ये फॉलो करता है। यहाँ से हम इस तरह से फॉलो करवा सकते हैं इसको। फिर आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए फ्लेमेशन कलरेशन की बात करते हैं, यहाँ कलरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कलर की बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर आप 3 कलर के बारे में ज़्यादातर दिया है, एक्सेप्ट Be एंड Mg ड्यू टू अ स्मॉल साइज एंड हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेरिलियम और मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर साइज छोटा है और आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है वहाँ पे। तो उसके अलावा अगर आप बात करते हैं, जैसे कैल्शियम की बात कर लीजिए, स्ट्रॉन्शियम की बात कर लीजिए, बेरियम की, इन तीनों के बारे में जिक्र किया है और इन तीनों का लिखा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Ca लिख देता हूँ, Sr लिख देता हूँ और Ba लिख देता हूँ। तो अगर कैल्शियम का आप देखते हैं तो ये ब्रिक रेड होता है, जैसे कि ईंट का रंग होता है, ब्रिक रेड होता है। स्ट्रॉन्शियम की बात करेंगे तो क्रिम्सन रेड होता है, ये इसका कैसा होता है, क्रिम्सन रेड होता है। और अगर बेरियम को जलाएंगे तो उसका जो आता है वो ग्रेसी ग्रीन आता है, घास के हरे रंग की तरह ग्रेसी ग्रीन आता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब हम आगे इसके बारे में केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, डरने का बिल्कुल नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो GCC केमिस्ट्री, मेरा एक अदर यूट्यूब चैनल है जिसपे मैंने पीरियडिक क्लासिफिकेशन का वो दे रखा है, तो उसमें आप जाएंगे तो और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे चीज़ों को। आपको देखना जरूरी है, आपको हो सकता है TA में भी काम आ जाए। सो छोटा सा एक पार्ट का ही वीडियो है। खैर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हम चैप्टर के काफ़ी नज़दीक चल रहे हैं, 5-10 मिनट का वीडियो और रह गया है लेंथ, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा
और इसी के साथ जो है ये चैप्टर कंप्लीट करके आप आगे बढ़ेंगे। तो मेरा मैसेज क्या है मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ये बहुत ईजी है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस बीच बीच में आते रहते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, पैटर्न को फॉलो करना है और रिवीजन पे आपको ध्यान देना है। टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स, तो अल्कली मेटल्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ये हम देखेंगे, और इसके जस्ट बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, और हमारा यहाँ पर टॉपिक दी एंड हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी मैं 2020 और 21 का क्वेश्चन पेपर देख रहा था जो अभी इस बार फरवरी में हुआ था, तो उसमें अभी मैं अभी सोल्व करवाने वाला हूँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछा उसमें मैंने एक चीज़ नोट किया कि वो थोड़े से ट्रिकी जैसे पूछते हैं, तो आपको ना बीच बीच में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर देखेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो यहाँ से भी कुछ ऑब्जेक्टिव पूछने के चांसेस बनते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको कोई उसका कोई खास पक्का रूल नहीं होता कि यहीं से आएगा, इसलिए बीच बीच में चैप्टर के बीच बीच में कुछ चीज़ें एक्सेप्शन हो गया, या कुछ मान लीजिए प्रॉपर्टीज हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ें हो गया जो आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, तो ऑक्साइड के फॉर्मेशन की बात करते हैं। कोई भी अल्कली मेटल आप ले लो जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, जिसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। बेसिक समझते हैं ना, एक एसिड होता है और बेस होता है, तो बेसिक होगा यहाँ पे। तो जैसे कि कोई भी ले लो अल्कली मेटल में, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि अब जैसे लिथियम है, तो लिथियम अकेला ऐसा मेटल है, अल्कली मेटल है जो लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो है एक इस पर क्वेश्चन भी पूछता है कि कैसा कौन सा अल्कली मेटल है जो मतलब मोनोऑक्साइड बनाता है। तो मोनोऑक्साइड कौन बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मोनोऑक्साइड केवल लिथियम बनाता है। उसी तरीके से आप देखेंगे सोडियम जो है पेरोक्साइड बनाता है Na2O2, और पोटासियम सुपर ऑक्साइड बनाता है KO2। ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि लिथियम जो है वो मोनोऑक्साइड बनाता है, आप सोडियम देखेंगे पेरोक्साइड बनाता है, और पोटासियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो ये तीन चीज़ आपको माइंड में सेट कर लेना है। आप जैसे भी सेट कर लो, हो सकता है इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, तो फिर आप जवाब में कंफ्यूज मत होना है यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। वाटर से अगर कोई रिएक्ट करता है, कोई भी मान लीजिए वाटर से हम रिएक्ट करवा रहे हैं, देखिए ये वाला जो है वाटर से अगर आप रिएक्ट करवाते हैं तो जो इसका आप बनेगा पूरा इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगा जो मैंने ये ब्लू वाले में डाला है। अल्कली मेटल होगा, वाटर से रिएक्ट करेगा तो बेसिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाइड्रोक्साइड तो OH होता है और उसका नेचर ऑब्वियसली मेटल है, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का ही होगा। तो ये बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, H2 यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या करेगा, बाहर निकलेगा। जैसे कि मान चलिए सोडियम लेते हैं, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे वो तो बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, तो NaOH बन गया ये वाला, और बन गया हाइड्रोजन गैस बाहर आपका निकल गया यहाँ पे। तो ये चीज़ें कुछ है आपको ध्यान रखने से। हाइड्राइड्स के बारे में बात करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो बेसिक नेचर है ऑक्साइड का और हाइड्रोक्साइड का, ऑक्साइड का और हाइड्रोक्साइड का, यदि आप टॉप से बॉटम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, टॉप से बॉटम ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो वो इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्यों करता है, इंक्रीज इसलिए करता है क्योंकि टॉप से बॉटम आने पर मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है। आप देखेंगे जो मेटालिक नेचर है, जो मेटालिक प्रॉपर्टी है, मेटालिक नेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसी वजह से जो है जो इनका बेसिक हाइड्रोक्साइड का OH है, या MO2 ले लीजिए या फिर MOH ले लीजिए, ये वाला भी इंक्रीज करता है। ये आपको ध्यान रखना, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपसे आपको ध्यान रखना सीरीज सीक्वेंस में। हाइड्राइड्स बहुत इजी है, कोई भी मेटल आप लेंगे H2 से करेंगे उसका हाइड्राइड बन जाएगा। आप M की जगह कुछ भी आप ले लीजिए, M की जगह आप लिथियम ले सकते हैं, M की जगह सोडियम ले सकते हैं, M की जगह पोटासियम ले सकते हैं, तो NaH KH LiH यही रिजल्ट यहाँ पर बनेगा। और ये ध्यान रखना है आपको, ये वाला फोकस आपको करना है कि कितने पर होता है, तो 673 डिग्री सेल्सियस पर होता है। VVI है, ये मैं ऑब्जेक्टिव के कॉरस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्टिव वाइज पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि 673 केल्विन पर जो है यहाँ पर हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। उसी तरीके से अगर हाइलाइट्स की हम लोग बात करते हैं तो हाइलाइट्स में कोई भी आप मेटल ले लीजिए, कोई भी मेटल ले लीजिए, चाहे लिथियम, सोडियम, पोटासियम। X2, X में हम देखिए X में या तो हम फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं या आयोडीन ले सकते हैं। X की जगह हम ये चारों में से कोई भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर MX बन जाता है, M का मतलब कोई भी ले लीजिए, जैसे LiX, NaX, KX, X या फुल कैसे LiF, NaL, NaCl, LiCl, KCl। तो इस तरीके से ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज था, जो प्रॉपर्टीज हमने आपको बताया ये था आपका अल्कली मेटल्स का। आइए हम बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। सो हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो जैसे उसमें देखा वैसे ही इसमें होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल लेंगे, ऑक्सीजन होगा तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा जो कि बेसिक नेचर का होगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है
कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल आप लेते हैं तो उसकी वैलेंसी क्या होती है। जैसे मान ली M है तो M2+ होता है और O भी 2- होता है, इसलिए इन दोनों से जो बनता है वो MO बन जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है इसलिए। और बाकी कुछ चीज़ें ध्यान देनी, जैसे कि BeO है तो आप देखेंगे यहाँ पर बेरिलियम ऑक्साइड की बात करते हैं, एम्फोटेरिक नेचर में होता है। क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। ये आपको ध्यान देना होगा कि पूछेगा कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल है जो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, उसी को हम लोग एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड वीकली बेस होता है, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड वीकली बेस में आ जाता है, बेसिक होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड स्ट्रांगली बेसिक होता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर की बात करते हैं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लो, वाटर ले लो, वही सेम चीज बनेगा, हाइड्रोक्साइड H2। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये हो जाएगा, जैसे OH बनेगा तो ऐसा बन जाएगा MOH का होल ट्वाइस। रीजन क्या है यहाँ पे? रीजन ये है कि M होता है 2+, OH होता है -, इसका 1 इसका 2, ये इसके पास चला गया, ये इसके पास चला गया, इसलिए हो जाता है MOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर क्या बन जाता है? ये आप देखेंगे यहाँ पर ये बन जाता है MOH का होल ट्वाइस बन जाता है। ये बन जाता है MOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर है, ये ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं। लेकिन BE की यदि आप बात करते हैं, मैं रेड पेन से कर देता हूँ, जो BE होता है आपका वो डज नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करता है। बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता, इवन स्टीम से भी चाहेंगे तो उससे भी रिएक्ट नहीं करता है। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव वाइज आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक का था, इससे पहले वो मोनोऑक्साइड वाला था। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। हाइड्राइड्स में आप देखेंगे यहाँ पर तो सिंपल M है तो यहाँ MH2 बना देगा। रीजन क्या है कि देखिए ये जो है कैसा होता है फॉर्मेशन, M2+ और H-, तो इसका 1 इसका 2, तो एक्सचेंज होगा तो कैसा बन जाएगा? MH2 बन जाएगा यहाँ पे। तो सेम MH2 बन के M की जगह आप ले सकते हैं कुछ भी, आपकी मर्जी, आप ले लो, बेरिलियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, कुछ भी ले लो, CaH2, BeH2, BaH2 जो भी ले लो बन जाएगा। और सेम अगर आप हाइलाइट्स बनाते हैं यहाँ पर 2M+X2 तो X तो वही रहेगा जो FClBrI आप लेते हैं, बट यहाँ पर X2 हो जाएगा। रीजन अगेन वही चीज़, M2+ होता है और X-1 होता है, तो इसका 1 इसका 2 एक्सचेंज करेगा तो क्या बन जाएगा? MX2 बन जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ MX2 बन जाता है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश्ड होता है। सो इट्स वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने इस टॉपिक को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। और आप कहेंगे सर वीडियो में आपका जो है ना शर्ट का कलर चेंज हो गया, तो जब बॉलीवुड के गानों में 5 मिनट में 10 कपड़े चेंज हो सकते हैं तो 1 घंटे में नहीं चेंज हो सकता क्या? उस टाइम मेरा क्लास का टाइम था, फिर मैंने सोचा बाद में इसको वीडियो को ऐड कर देंगे एडिट करके। चलिए, तो यहाँ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और बहुत रैपिडली में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे दिमाग खराब हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस पे अटैक करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले चैप्टर पढ़ लेना, फिर क्वेश्चंस पे जाना है, क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछा है, और 1-2 बार चैप्टर पढ़ना है, बार बार क्वेश्चन से फोकस करना है, क्योंकि इनमें कुछ सवाल होते हैं वही जनरली रिपीट करते हैं। कुछ नया फॉर्मूला तो है नहीं इसके अंदर, कुछ कंसेप्ट ऐसा तो है नहीं, तो वही चीज़ें रिपीट करती रहती है, तो कुछ चीज़ें आप पैटर्न देख लेंगे, कुछ चीज़ों को आप समझ लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या रिपीट करता है आपको। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए मिलते हैं अगले नए चैप्टर में, जिसमें हम पी ब्लॉक, पहले तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग पी ब्लॉक का, इसके बाद जो 18 चैप्टर है, और उसके बाद फिर पी ब्लॉक 2 टुकड़ों में पढ़ना है आपका, चैप्टर 19, चैप्टर 20, और उसके बाद फिर आगे जो भी होगा हम पढ़ेंगे। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें और मन लगा के पढ़ाई करें, क्योंकि एग्जाम का टाइम आपका नज़दीक आ गया है और इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है आपको संयम बरतना, आपको बहुत ज़रूरी है अपने आप को कंट्रोल में रखना, क्योंकि जब आपके हाथ में मोबाइल आता है, आपके क्या मेरे हाथ में, किसी के हाथ में भी आता है, तो आजकल शॉर्ट्स वीडियो आ गए हैं या फेसबुक पर हैं, तो टाइम पता नहीं चलता। 3 बजे अगर हम फ़ोन लेके हम ऐसे करके केवल ऐसे बोलते हैं ना, इसको ऐसे करके टिक करते, खाली इसको स्क्रीन को हटाते भी जाते हैं तो भी आधा पौन घंटा 1 घंटा कैसे निकल जाता पता हमें नहीं चलता है। फिर हमें नींद आने लग जाती है, फिर हम सो जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, तो 2-3 घंटे बहुत बर्बादी हो जाती है। सो आपको बहुत फोकस करना है कि मोबाइल से जितनी यूजफुल आप बेनिफिट ले सकते हैं वही लीजिए, ये आपके अंदर है। अब देखिए, अब यूट्यूब पर वीडियो देखना है तो मोबाइल से ही आप देखोगे, ऐसा तो है नहीं, तो आप मोबाइल से दूर तो नहीं हट सकते, लेकिन अनयूजुअल चीज़ है, जैसे कि आप फेसबुक चलाते हैं तो कुछ दिन के लिए फेसबुक को आप स्टॉप कर दें, यूट्यूब पर बेमतलब की चीज़ें ना देखें, और कभी कभार हो, जैसे कि मेरी भी आदत है, जब मैं खाना वाना खाता हूँ तो कई बार मैं कार्टून देख लेता हूँ। आपको लग रहा है सर मजाक कर रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ।
मैं अपने आप को हर चीज़ को सीखता हूँ। मतलब आप मैं देखेंगे मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, साइंस में, इसके अलावा अभी आर्ट्स के बैच भी कई बार मैंने पढ़ाया, या कई बार बैच मेरा हर साल बनता है, आर्ट्स भी पढ़ा लेता हूँ। तो ये चीज़ें कैसे है, दिमाग मेरा रिफ्रेश रहता है। तो अभी देखिए, आप मूवी भी देखना होता कई बार तो सिलेक्टिव मूवीज़ देखते हैं, जैसे साउथ की मूवीज़ हो गया, अभी रेगुलर नहीं है, ऐसा नहीं कि टाइम ख़राब करना है। खाना खाते समय 10 मिनट का, बहुत सारे कुछ ऐसे कार्टून से जो बेटर होते हैं, 10 मिनट का देख लिया, जैसे मोटू पतलू, छोटा भीम, या और भी आर भी यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे कार्टून्स आते रहते हैं, जो बेटर कार्टून आते रहते हैं, सॉफ्टून्स वगैरह आते रहते हैं। तो इस तरीके से देखा, जो अपने आप को कम टाइम में इंटरटेन कर लिया खुद को। देखिए, एक होता है 3 घंटे में खुद को इंटरटेन करना, एक होता है 10 मिनट में इंटरटेन आपने कर लिया। मैं आपको बताऊं, मोटू पतलू का एक भी एपिसोड ऐसा नहीं है जो मैंने ना देखा हो। आपका जो मिस्टर बीन का एक भी एपिसोड ऐसा जो मैंने नहीं देखा है। तो इस तरह जंगल बुक का हर एक एपिसोड मैंने देख रखा। तो ये सारी चीज़ें मेरी कई सालों से मेरी आदत है कि मैं छोटे छोटे चीज़ें देखता हूँ, अपने आप को रिफ्रेश करता रहता हूँ। अपने आप को रिफ्रेश बहुत जरूरी होता है, रिफ्रेश करना। तो कम टाइम में रिफ्रेश करना जरूरी होता है एग्जाम के टाइम में, ताकि बाकी के टाइम में हम अपने चैप्टर को पढ़ सके। क्योंकि लगातार आप पढ़ाई भी करते रहेंगे तो भी आपको सर में दर्द हो सकता है, आपको अजीब सा इरिटेशन लगेगा, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। तो बीच बीच में जो है आपको एंटरटेन के साथ पढ़ाई भी करते रहनी है। तब तक ऐसे ही बने रहें। जय हिंद, जय भारत।